नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 11। यह जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह जो टेस्ट सीरीज है यह क्लास 12 की टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख रहे हैं 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। 1499 का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। 1499 का कंप्लीट कोर्स है और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप लोग को एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया जाएगा। एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आपका इसी में होगा। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग केवल 2500 एमसीक्यू चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज केवल चाहते हैं, वन लाइनर सीरीज चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग को पेमेंट करना होगा केवल 799 रुपया। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार एवं राज्य। टेस्ट सीरीज संख्या 11। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईन अकबरी की लेखन का कार्य या उद्देश्य क्या है? अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईन अकबरी के लेखन और कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन तो इधर 4 है, चारों ऑप्शन है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य, देख लेते हैं। जमींदारों तथा शासक वर्ग के संबंधों को स्पष्ट करना, या फिर साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बढ़ा सके। ठीक है, या फिर मुगल राजधानी से दूर इलाकों पर भी मुगल सम्राटों ने नियंत्रण स्थापित और नियमित कर वसूली का विरोध करना। तो क्या है अबुल फजल द्वारा जो आईने अकबरी लिखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यही है, साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बढ़ा सके। यही है। ठीक है, तो विकल्प बी जो है आपका, वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 16वीं और 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए आईने अकबरी प्रमुख स्रोत है। इसे अबुल फजल ने लिखा है। इसमें खेतों की नियमित जुताई और करों की उगाही, राज्य और जमींदारों के मध्य संबंधों के नियमन आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी के लेखन का आईने अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता हो। तो बी जो है कथन आपका, यही आपका सही है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अबुल फजल के अनुसार मुगल राज्य के खिलाफ कोई भी बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो भी कुछ आईने अकबरी में पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया था। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। जमींदार वर्ग के लिए मुजारियन शब्द का प्रयोग किया गया था। जमींदारों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? मुजारियन शब्द का प्रयोग किया गया था। वे खेतिहरों वे खेतिहर जो दूसरे गांव में ठेके पर जाते थे उन्हें पाही काश्त कहलाते थे। तो कौन सा कथन सही है? मैं आपको बता दूं, जमींदार वर्ग के लिए मुजारियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ये शब्द जो मुजारियन है ये जमींदार के लिए नहीं, यह खेतिहर किसानों के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत है। और वे खेतिहर जो दूसरे के गांव में ठेके पर जाते थे उन्हें पाही काश्त कहते थे। तो यह कथन आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 आपका सही है, बी। ठीक है, केवल बी आपका ऑप्शन जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्रोतों से 2 प्रकार के किसानों का वर्णन मिलता है, एक खुदकास्ट और दूसरा पाही कास्ट। खुदकास्ट वे किसान होते थे जो उसी गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। ठीक है, और पाही कास्ट वे किसान होते थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने जाते थे
लोग अपनी मर्जी से भी पाहिकास्त बनते थे। अगर करों की शर्तें दूसरे गांव में बेहतर हो तो मजबूरन भी मसलन अकाल या भुखमरी के कारण लोग दूसरे गांव में जाते थे। मतलब यह कहने का मतलब पाहिकास्त का मतलब ये है कि जो दूसरे के गांव में जाकर खेती करता है उसे पाहिकास्त करते हैं। ठीक है, चाहे वो अपने सहूलियत के हिसाब से जाए या फिर अकाल या भुखमरी की वजह से जाए, तो पाहिकास्त उसे ही कहते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रहट से सिंचाई का वर्णन मिलता है? रहट से सिंचाई का वर्णन किसमें मिलता है? बाबरनामा, सियासतनामा, तारीखे फिरोजशाही या पद्मावत? तो बाबरनामा में मिलता है। देखिए मित्रों, ये जो भी सीरीज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें, तो यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो केवल 799 रुपए का यह कंप्लीट कोर्स है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो रहट जो है उसे सिंचाई का वर्णन किसमें मिलता है? तो बाबरनामा में मिलता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। रहट के जरिए सिंचाई रहट के जरिए सिंचाई किए जाने का वर्णन बाबरनामा में वर्णित है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, तंबाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह पौधा पुर्तगालियों द्वारा जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। सही है। शाहजहां ने इसके सेवन पर पाबंदी लगा दी। देखिए तंबाकू के सेवन पर शाहजहां ने नहीं पाबंदी लगाई थी, जबकि जहांगीर ने लगाया था। तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, 17वीं सदी के अंत तक यह व्यापार, खेती और उपयोग की एक प्रमुख वस्तु बन गई थी। तो ये आपका सही है। ठीक है, तो वन और 3 आपका सही है। कौन सा कथन सही है? 1 और 3 मतलब विकल्प सी। ठीक है, आगे देखिएगा, तंबाकू का पौधा सबसे पहले पुर्तगालियों के माध्यम से दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत आया था। 1604 ईस्वी में तंबाकू के प्रयोग में तेजी आई, जिससे चिंतित होकर जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। अतः कथन 2 जो है गलत है। 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, मुगल कालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करिए। पहला कथन है कि पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी, ये आपका सही है। सर्वोत्तम फसलों को जिन्स से कामिल कहा जाता था, यह भी आपका सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है वह मुगल कालीन फसल उत्पादन के बारे में दोनों कथन आपका सही है। मतलब ए और बी आपके दोनों सही है, 1 और 2। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, मुगल काल में जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। आगरा में 39 किस्म की फसलें, अब देखिए आगरा में 39 किस्म की फसलें होती थी, जबकि दिल्ली में 43 फसलों का पैदावार होता था। बंगाल में सिर्फ 50 किस्मों के उत्पादन की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगरा में 39 और दिल्ली में 43 और बंगाल में 50 किस्मों की फसलों को उत्पादन होता था। ठीक है, 50 किस्मों का केवल चावल का उत्पादन होता था बंगाल में। ठीक है, सर्वोत्तम फसलों के लिए जिन्स से कामिल शब्द का उपयोग किया जाता था। गन्ना और कपास फसलें इसमें शामिल थी। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तिलहनी और दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है भाई, नकदी फसलें नहीं होती है तिलहनी और दलहनी। ठीक है, मक्का भारत में ब्रिटिश लाए, यह सही है आपका। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो यह जो विकल्प ए है यही आपका सही नहीं है, विकल्प ए। ठीक है, तिलहनी और दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी। ठीक है, अतः कथन एक आपका सही है। मक्का अफ्रीका, देखिए मक्का जो है अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आया। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था, यह आपका सही है। पंचायतों को किसी पर जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने का अधिकार था, यह भी आपका सही है। ठीक है, जात की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी, यह भी आपकी सही है। उत्तर भारत में ऐसी जमीनें दस्तकारों की मीरास बन गईं जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था।
तो ये आपका सही नहीं है, बल्कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ए बी सी आपका सही है, विकल्प डी जो है आपका, ये आपका सही नहीं है। महाराष्ट्र में एक ऐसी जमीन दस्तकारों की मिराश या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। अतः कथन डी आपका गलत है। और यहाँ पर कथन डी में क्या कह रहा है, उत्तर भारत कह रहा था। उत्तर भारत की यह वतन जागीर उत्तर भारत की विशेषता नहीं है, यह दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र की विशेषता है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए विचार करिए। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना कर की गणना और वसूली नगद या जिन्स दोनों रूप में की जाती थी। जिन्स का मतलब अनाज, ठीक है। तो मुगलों के जो केंद्रीय इलाके थे वहाँ जो वसूली की जाती थी केवल नगद में की जाती थी, जिन्स में नहीं की जाती थी, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है, विकल्प एक जो है आपका वो आपका सही नहीं है। 2 देखिएगा, किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण होने से उसमें महिलाओं के श्रम की भागीदारी बढ़ जाती है, सही है। तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, यह भी आपका सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, 1 और 3 जो है आपका सही नहीं है, विकल्प सी। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली दोनों नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान की नगद में ही मिलती थी। अतः कथन एक सही नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु का जितना, देखिए जो मुगलों के जो केंद्रीय इलाके थे ना, वहां पर जो भी कर या वसूली जो भी की जाती थी वह नगद में ही की जाती थी, ठीक है। वहां पर अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, ठीक है। और किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होगा उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। अतः कथन 2 आपकी सही है, ठीक है। तलाकशुदा और विधवा दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ऐसा नियम था मुगल काल में कि तलाकशुदा या विधवा दोनों कानूनन शादी कर सकते थे। और यहाँ पर कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब ये है कि जब नकदी फसलें बोई जाती थी, ठीक है, कपास या फिर गन्ना आदि जो भी नकदी फसलें बोई जाती थी, तो उससे क्या होता था, महिलाओं के श्रम की भागीदारी होती थी, ठीक है, जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था, ये आपका सही है। विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी, सही है। 1 और 2 दोनों आपका सही है। तीसरा देखिएगा, महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। देखिए महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। देखिए जब मालिकाना हक है तो गिरवी क्यों नहीं रख सकती, तो ऐसी बातें नहीं है, तो यही आपका गलत है। बंगाल में महिला जमींदार भी पाई जाती थी, सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। कौन सही नहीं है, 3। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, 1, 2 और 4, विकल्प सी 1, 2, 4 आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, मध्यकाल में बड़े खेतिहर परिवारों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिलता था। विधवा महिलाएं विशेषकर राजस्थान में पुश्तैनी संपत्ति की विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। पुश्तैनी संपत्ति की विक्रेता भी होती थी और ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, ठीक है, जिसे बेचने या गिरवी रखने के लिए वह स्वतंत्र थी, ठीक है। और बंगाल में महिला जमींदार भी पाई जाती थी। यह 18वीं सदी में सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी। राजशाही की जमींदारी जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, शब्द और संबंधित अर्थ। तो कौन कौन से शब्द हैं, तो देखिए परगना जो था मुगल प्रांतों का प्रशासनिक मंडल था मुगल प्रांतों का, ठीक है। पहले क्या आता था, पहले आपका जो पूरा राज्य था, जो भी देश था ना, राज्य जो बटा हुआ था सूबों में बटा हुआ था, और सूबे जो बटे थे वो परगना में बटे थे, ठीक है। तो सूबे का मतलब प्रांत, ठीक है। तो मुगल प्रांतों का प्रशासनिक मंडल था परगना, ठीक है। पेशकश क्या होता था, मुगल राज्य द्वारा ली गई एक तरह की भेंट होती थी जिसे पेशकश कहा जाता था। पायक क्या होते थे, अहोम राज्य के व्यापारी। देखिए पायक जो होते थे अहोम राज्य के व्यापारी नहीं होते थे, यही आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, मतलब विकल्प बी। ये पॉइंटर थोड़ा खराब हो गया है, बढ़िया से लिख नहीं रहा है, ना जाने क्या दिक्कत है, देख लेता हूँ।
देखिए उपयुक्त युग्मों का सही सुमेलन निम्न प्रकार से है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। परगना जो था प्रमंडल था। पेशकश क्या होता था, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। पायक क्या होते थे, देखिए पायक जो होते थे असम राज्य के ऐसे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। मतलब असम राज्य के ऐसे लोग थे जो जमीन के बदले सैनिक सेवा देने के लिए मजबूर थे, उन्हें पायक कहा जाता था। ठीक है, तो यही आपका सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि जमींदारों की व्यक्तिगत जमीनों को देखिए, और देखिए कहा जाता है ना, कहावत कहा जाता है, कई जगह मुहावरे में लोग कहते हैं कि हमारी मिल्कियत है। तो मिल्कियत क्या कहा जाता है, जमींदारों की व्यक्तिगत जमीनों को मिल्कियत कहा जाता था। ठीक है, जमींदारों की जो अपनी व्यक्तिगत जमीन थी उसे मिल्कियत कहते थे। प्रश्न 11 देखिएगा, जमींदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से तरीके वैध थे। जमींदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में कौन से तरीके वैध थे, मतलब किस किस तरह से जमींदारी प्राप्त की जाती थी। नई जमीनों को बसाकर, ठीक है, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से, या खरीद कर भी जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी, या फिर राज्य के आदेश से, मतलब राज्य अगर दे देता है तब भी जमींदारी मिल जाती थी। नई जमीनों को बसाकर या अधिकारों का हस्तांतरण से, मतलब एक जमींदार दूसरे जमींदार को अपने अधिकार बेच देता था तब भी हो जाती थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 तीन चारों बातें सही हैं। ठीक है, चारों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी ये सही है आपका। उपयुक्त सभी तरीकों द्वारा जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी, नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से, या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिसके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि जमींदारी खरीदी या बेची जा सकती थी। ठीक है, प्रश्न 12 देखिएगा, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे पांच संशोधनों के बाद पूरा किया गया था। आईने अकबरी जो है यह 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया था। 5 बार संशोधन हुआ था इसमें, आईन अकबरी में। ठीक है, अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई है। 3 जिल्दों में की गई है, यह भी सही है भाई। ठीक है, पहली जिल्द में आईने अकबरी के शाही नियम है। देखिए ये आपका गलत है, पहला आपका सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है, क्योंकि पहली जिल्द में आईने अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित किया गया है। भैया आईने अकबरी जो है पहली जिल्द में नहीं है, तीसरी जिल्द में है। ठीक है, यही आपका सही नहीं है, 3। बाकी बाकी जब 1 और 2 जो है आपके सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सही। और आईने अकबरी जो है वह तीसरी जिल्द का भाग है। आईने अकबरी को अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष 1598 में, ठीक है, लिखा गया था। अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष 1598 में लिखा गया था, 1598 में। ठीक है, 5 संशोधन के बाद इसे पूरा किया गया था। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई है। पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान पेश किया गया है, जबकि तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। ठीक है, तीसरी जिल्द में आपका आईने अकबरी है, शाही नियम और कानून के सारांश है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, मध्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अमीन एक प्रकार का अधिकारी था। तो अमीन प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित करता था। अमीन जो होते थे वह प्रांतों में राजकीय नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करते थे, यह आपका सही है। मनसबदारों को नकद और जमीन दोनों रूपों में भुगतान किया जाता था। जो मनसबदार होते थे वह अपनी सैलरी नकद भी लेते थे और जमीन दोनों के रूप में ले सकते थे। ठीक है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। तीसरा देखिएगा, कड़कूत और भावली फसल के रूप में राजस्व उगाने के 2 तरीके थे। देखिए कड़कूत और भावली दो यह दो तरीका था, क्या, फसल के रूप में कर लेने का। फसल के रूप में कर लेने का 2 तरीका था, कड़कूत और भावली। तो यह 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है, 1 2 3, मतलब विकल्प डी, तीनों बातें सही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अमीन एक अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। ठीक है, अमीन वह अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है। मनसबदारी पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, कुछ मनसबदारों को नकद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से अधिकतर को राजस्व के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका स्थानांतरण भी किया जाता था।
कड़कूत या भावली फसल के रूप में राजस्व उगाने के दो तरीके थे। इसमें कड़कूत का मतलब था अनाज का अंदाजा लगाने और भावली का मतलब था बटाई से। मतलब कड़कूत में इस प्रकार से टैक्स लिया जाता था अंदाजा लगाकर, ठीक है, और भावली में क्या होता था, बटाई से, ठीक है, 1/2 या 1/3 निश्चित हो जाता था। और कड़कूत में अनाज का अंदाजा लगाकर राजस्व लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। प्रश्न 14 देखिएगा, भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। जमा निर्धारित रकम थी। अब देखिए, भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो भू राजस्व वसूलते थे, जो टैक्स लेते थे, जो लोग लगान लेते थे अधिकारी, उनसे संबंधित है कि जमा निर्धारित रकम थी। जमा वो होती थी जो निर्धारित रकम थी, ठीक है, और हासिल वास्तविक रूप से वसूल की गई रकम, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति पर कोई आप टैक्स लगाते हैं, मतलब राजस्व लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, तो उसके बाद जैसे वो होता था जमा कि हाँ 15 रुपया जमा है, ठीक है। लेकिन उसने मान लीजिए 10 ही रुपया दिया, तो वो क्या है, 10 क्या है, हासिल है, जो हाथ में है, ठीक है। तो जमा निर्धारित रकम थी और हासिल क्या होती थी, वास्तविक रूप से वसूली की गई रकम, ठीक है। आमिल गुजार को आदेश देता था कि वसूली नगद में करें। आमिल देखिए, आमिल एक प्रकार का अधिकारी था, ठीक है। आमिल जो था एक प्रकार का अधिकारी था, जो एक अलग अधिकारी गुजार को यह आदेश देता था कि वह जो वसूली करे किसमें करे, अनाज में न वसूली करे, नगद में वसूली करे, ठीक है। हर प्रांत में केवल जुती हुई जमीन की नपाई की जाती थी, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 आपका सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। सी देखिएगा, हर प्रांत में केवल जुती गई जमीन की नपाई होती थी, ये आपका सही नहीं, केवल जुती हुई जमीन की नपाई नहीं होती थी, बिना जुती गई जमीन की भी नपाई होती थी। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो विकल्प सी। डी देखिएगा, जमीन परती, पोलज, चांचर और बंजर में बटी हुई थी, यह भी आपका सही है। जमीन जो थी 4 भागों में बटी हुई थी, पोलज, परती, चांचर, बंजर, ठीक है। तो ए भी सही है, सी बी भी सही है और डी भी सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, कौन सही नहीं है, सी। हर प्रांत में जुती हुई या जोतने लायक दोनों तरह की जमीन की नपाई की जाती थी। जो जमीन जोती गई हो या जो न जोती गई हो, दोनों की नपाई होती थी। उल्लेखनीय है कि जमीन 4 भागों में बटी हुई थी। चारों भागों को देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। उस बार नहीं आया था, इस बार आ सकता है। परती किसे कहते हैं, वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह पुनः पुनः उर्वर हो सके, ठीक है। जमीन को उर्वरता प्रदान करने के लिए, उसमें खाद पानी तो उतना था नहीं, तो जमीन को उर्वरता प्रदान करने के लिए कुछ समय के लिए जमीन को परती छोड़ा जाता था। पूलज, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, मतलब पूलज वह भूमि होती थी जिस पर हमेशा खेती होती थी। और चांचर, यह जमीन वह होती थी जो 3-4 वर्षों तक खाली रहती थी, मतलब यहाँ पर 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर ही खेती होती थी, चांचर कहा जाता था। बंजर वह जमीन होती थी जहाँ 5 साल तक, 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो, एकदम खुला छोड़ दिया गया हो, उसे बंजर कहते थे। पूलज, परती, चांचर, बंजर 4 प्रकार की भूमि थी। प्रश्न 15 देखिएगा, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 17वीं सदी के कृषक आंदोलन के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बातें गलत है भाई। 17वीं सदी में कृषक आंदोलन का दमन नहीं जमींदारों ने किया था, बल्कि कृषक आंदोलन का साथ दिया था, ठीक है। जब भी कोई आंदोलन होता था तो जमींदार साथ देते थे। तो 17वीं सदी के कृषक आंदोलन के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बात सही नहीं भाई, ठीक है। भी देखिएगा 2, दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देख रेख की जिम्मेदारी थी। तो जो दीवान होते थे ना, वह वित्तीय संबंधी देख रेख ही देखते थे। पूरे राज्य में एक होता था दीवान, अधिकारी होता था, वह क्या देखता था, वह वित्तीय संबंधी देख रेख ही करता था, ठीक है। दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देख रेख करने की जिम्मेदारी थी, मतलब एक तरह से वित्त मंत्री था। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल बी आपका, ये आपका सही है, बी, केवल 2। 17वीं सदी के जमींदारों को शोषक के रूप में नहीं दिखाया गया। देखिए जमींदार शोषक जरूर है, जमींदारों ने कृषक आंदोलन का विरोध किया है, इन कब किया है, अंग्रेजी काल में किया है। मुगल काल में जमींदार साथ देते थे। 17वीं सदी में जमींदारों को कृषकों के शोषक के रूप में नहीं दिखाया गया। आमतौर पर राज्य के राजस्व अधिकारी किसानों के गुस्से का शिकार होते थे। इस काल में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए
और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। ठीक है, अतः कथन एक गलत है। दीवान के दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। अतः कथन 2 आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। जमींदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे, यह आपका सही है। उनके अपने किले और सैनिक होते थे, यह भी सही है। जमींदार के कारण गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे और उसके बदले उन्हें क्या देते थे? उन्हें क्या मिलता था? वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन जमींदारों की ताकत का जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और सैनिक बढ़िया भी होते थे। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों का भी फसल बेचते थे। प्रश्न संख्या 17, आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आईने अकबरी के बारे में कौन सी बातें सही नहीं है, ये बताना है आपको। इसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई थी, यही आपका सही नहीं है। आईने अकबरी में 12 प्रांतों की जानकारी दिया गया है, न कि 14 प्रांतों की, यही आपका सही नहीं है। इनके अनुसार शयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था, ये आपका सही है। शयूरगल का मतलब यह होता था, दान में दिया गया जो राजस्व अनुदान होता था उसे शयूरगल कहते थे। ये आपका सही नहीं, सही अब ये आपका सही है। ठीक है, थोड़ा पॉइंटर खराब हो गया, मैं लिख कहीं रहा हूँ और लिखा कहीं रहा है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप लोग। सी, इसे मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारतीय कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो बिल्कुल आईने अकबरी में क्या होता है? आईने अकबरी में उत्तर भारत के कृषि समाज का वर्णन मिलता है, दक्षिण भारत का नहीं। ठीक है, और शयूरगल वह होता था जो दान में दिया गया राजस्व होता था, उसे शयूरगल कहते थे। इसमें सूबों और उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों का विस्तृत वर्णन है। तो ए भी सही है, नहीं बी सही है, सी है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। कौन सही नहीं? ए। आईने अकबरी के तीसरे भाग में मुल्क आबादी में 12 प्रांतों की चर्चा की गई है, अतः कथन एक गलत है, अन्य सभी कथन सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप लोगों को। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं जिनको भी कोर्स चाहिए। केवल 799 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिल जाएगा। और अगर 1499 रुपये का कोर्स लेते हैं तो इसे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।